हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और देखिए, भीमबेटका जो गुफा है वो भी किस राज्य में है? तो वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। भीमबेटका का गुफा जो कि भारत का सबसे पुराना गुफा है, जो कि 30,000 साल से भी अधिक पुराना गुफा है। कौन सा? भीमबेटका का गुफा। अब मध्य प्रदेश का बात हुआ है तो वहाँ पर और भी कुछ पर्यटन स्थल हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ओमकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, भोजताल और खजुराहो का मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये सब कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी नदी का स्रोत तिब्बत से है? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो नदियों का नाम दिया हुआ है, इसमें से किसका उद्गम स्थल तिब्बत है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। सतलज को सतुद्री नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी को सतुद्री नाम से जाना जाता है और इसका जो स्रोत है कहाँ से है? तिब्बत। तिब्बत से ये सतलज निकलती है। अब यहाँ अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए में आपको रावी दिख रहा है, और रावी का जो उत्पत्ति स्थल है, जो जहाँ से वो निकलती है, वो है चंबा। और सी ऑप्शन में है चेनाब। चेनाब जो कि बारालाचाला से निकलती है, और झेलम जो है पीर पंजाल रेंज से निकलती है। तो आपको इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, तो ये किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1932 ईस्वी में हुआ था। 16 सितंबर को पूना समझौता। इस समय क्या हुआ था कि महात्मा गांधी आमरण अनशन पर थे, तो उनको इस अनशन को तोड़ने के लिए ही ये पूना समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? मतलब मनुष्यों ने कौन सा अनाज को सबसे पहले उपयोग में लाया था? सही आंसर है गेहूं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर। गेहूं हो जाएगा सही। मनुष्य द्वारा सबसे पहले गेहूं उपयोग किया गया था। और कब किया गया था? तो आज से 8000 ईसा पूर्व वर्ष पहले किया गया था। कितने ईसा पूर्व? 8000 ईसा पूर्व से भी पहले इसे लगाया गया था, मनुष्यों के द्वारा उपयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? कानून का अधिकारी भारत का सर्वोच्च कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी, जिसे कि इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। और वर्तमान समय में बात कर लें कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। इनका कार्यकाल अभी इस साल ही समाप्त हो रहा था, तो इनको 1 साल के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान समय में अभी कौन है? तो हमारे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। और अनुच्छेद 76 के तहत ये बताया गया है कि भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और ये जो पद होता है सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी का, तो ये जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त भी किया जाता है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। और अनुच्छेद 88 के तहत ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में कि ये संसद में भाग ले सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं, लेकिन इन्हें संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है। इन्हें लोकसभा के जो संसद होता है उसमें जो है इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, जबकि ये बैठक में भाग ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। और भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य वकील भी कहें तो ये भी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि को रामायण का लेखक माना जाता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अब यहाँ देखिए तुलसीदास है, तो तुलसीदास के द्वारा बुक लिखा गया है जो कि बहुत ही फेमस है इनका बुक, रामचरितमानस। तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास के द्वारा बोले तो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है।
तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि को माना जाता है रामायण का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी है? भारत में नगर पालिका का जो सदस्य बनना होता है तो उसके लिए आवश्यक उम्र कितनी रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। भारत में जो नगर पालिका होता है, शहरों में जो नगर पालिकाएं होती है, तो उसका सदस्य बनने के लिए आपकी आवश्यक उम्र कितनी रखी गई है? तो 21 वर्ष रखी गई है। और इसके जो नगर पालिका के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नगर पालिका के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका के सर्वोच्च अधिकारी मेयर कहलाते हैं, या उन्हें मेयर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको महापौर लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था वो कब आयोजित किया गया था? तो 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच में आयोजित हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। कब से कब तक? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हुआ था 1931 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अब देखिए, यहाँ दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन कर लिया जा सकता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए, पहला गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो 13 जनवरी 1931 ईस्वी के बीच में आयोजित किया गया था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, देखिए 12 नवंबर से लेकर 13 जनवरी 1931 ईस्वी के बीच में पहला हुआ था, मतलब 30 से लेकर 31 के बीच में। कब से कब तक? 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 के बीच में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीसरा हमने आपको कब बताया? तो तीसरा हुआ था आपका 1932 ईस्वी में, 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच में तीसरा हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक हुआ था। तो आपको याद रखना है कि पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं की बात करें तो वो कौन लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्नूकर में गेंदों की संख्या कितनी होती है? स्नूकर एक गेम है जिसमें कि जो कि एक आयताकार मेज पर, हरे रंग का जो आयताकार मेज आप देखे होंगे वो होता है, उस पर खेला जाता है। आयताकार ये मेज होता है जिस पर खेला जाता है। तो स्नूकर में जो गेंदों की संख्या होती है वो 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। स्नूकर में गेंदों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है और ये आयताकार मेज पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? हीलियम को ही क्यों भरा जाता है? जबकि इससे हल्का तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो क्रियाशील गैस है, जबकि हीलियम जो है वो क्या है? तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है, इसलिए ये क्रिया नहीं करता है ऊपर जाकर के दूसरे गैसों के साथ। तो इसलिए गुब्बारों में जो भरा जाता है वो कैसा गैस भरा जाता है? तो हीलियम को भरा जाता है, जो कि अभिक्रियाशील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब जो हमारा ब्रेन का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका सही आंसर है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। तो फूलों के अध्ययन की बात कर ले तो एंथोलॉजी होता है, और यहाँ पर जोड़ों का अध्ययन होता है जो कि ऑर्थोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। ऑर्थोलॉजी याद रखेंगे, जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, और एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, जबकि खोपड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रेनियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नस फेफड़े से हृदय तक साफ रक्त लाने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी नस? यहाँ पर सीरा की बात किया गया है। नस में सीरा, नस का मतलब सीरा भी होता है। तो कौन सा जो सीरा होता है जो कि फेफड़े से हृदय तक साफ रक्त लाने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पल्मोनरी नस। पल्मोनरी जिसको फुफ्फुस, आप फुफ्फुस सीरा के नाम से जानते हैं, तो वो जो होता है क्या करता है? ये पल्मोनरी नस हृदय से लेकर के, फेफड़ा से लेकर के हृदय तक साफ ब्लड को पहुंचाता है। इसका काम क्या होता है? फेफड़ा से हृदय तक साफ रक्त को पहुंचाना। किसका? पल्मोनरी सीरा को, पल्मोनरी नस को। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि अब यहाँ पर देखिए पल्मोनरी धमनियाँ होती है, एक सिरा होता है, एक धमनी होता है। तो पल्मोनरी धमनियाँ जो होती है वो शरीर से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुँचाती है। किसको? ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुँचाती है शरीर से फेफड़ा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, इनमें से किस पर तारों का रंग निर्भर करता है? जो तारे होते हैं, स्टार्स का जो कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। तापमान पर किसका रंग निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर, भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है। भारत का सबसे पहला जैविक खेती करने वाला, जिसमें कि कीटाणुनाशक ये सब कोई भी खाद उर्वरक का यूज नहीं किया गया है। तो ऐसा करने वाला सिक्किम राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जिसमें कि क्या कीटाणु रहित कुछ भी कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ नहीं किया गया है, उर्वरक यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ जैविक चीज़ों का ही उपयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन यौगिक को निकालता है? देखिए क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन यौगिक को निकालता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा किडनी, जिसको आप हिंदी में गुर्दा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर गुर्दा जो होता है वो क्या करता है? ब्लड से नाइट्रोजन यौगिक को हटाने का काम करता है, और यह ब्लड को फिल्टर भी करता है। कौन? गुर्दा जो होता है, जिसे आप इंग्लिश में किडनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है? मतलब कि कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का पाचन होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब यहाँ सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज क्या होता है? तो पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। पौधे में जो कोशिका भित्ति होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर करते हैं। तो जैसे ही आप 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे तो आपका 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ साथ ही। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कोहरा जो कि कुहासा, आप इसको ऐसे बोलचाल के भाषा में बोला जाता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये होता है एरोसॉल। एरोसॉल का उदाहरण होता है कौन सा? कोहरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, एरोसॉल जो होता है वो हवा या किसी जो कोई और भी गैस होता है उसमें जो होता है ठीक ठोस कणों या तरल बूंदों का एक निलंबन होता है। ठोस कण या मतलब जैसा आप देखते होंगे कि घास पर छोटा छोटा क्या होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में गिरा हुआ रहता है, तो ये क्या है? एक निलंबन है। हवा या किसी अन्य उसमें जो होते हैं गैस का मिक्सचर होता है वो। तो कोहरा क्या है? वो एक एरोसॉल होता है। अब देखिए धुंध होता है, तो धुंध भी एरोसॉल ही होता है। धुंध भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि धुंध कैसा, किसका उदाहरण है? तो वो भी एरोसॉल का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1859 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसमें उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत को प्रकाशित किया है इसी बुक में। किस बुक में? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1859 ईस्वी में किया गया था। कब? 1859 ईस्वी में किया गया था विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक बुक में डार्विन के द्वारा। तो आप याद रखेंगे विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व का नियम का खोज किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है गैलीलियो गैलीली के द्वारा। गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम का खोज किया था। अब देखिए जड़त्व का नियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जड़त्व का नियम आपको यह बताता है कि कोई भी वस्तु यदि वह गति की अवस्था में है या फिर वो स्थिर अवस्था में है तो वो अपनी उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ये होता है जड़त्व। जड़त्व में मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही रहना चाहती है।
अब देखिए जेसी बोस के द्वारा एक क्रेस्कोग्राफ का खोज किया गया था। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? तो क्रेस्कोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, जो पौधे की वृद्धि होती है उसको मेजर किया जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब इसका क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा, किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिल्कुल। फादर ऑफ ऑल सर्विसेज के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ देखिए एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग के द्वारा ये बुक लिखा गया है। कौन सा बुक? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता शहर कब स्थापित किया गया था? कोलकाता शहर को कब स्थापित किया गया था? कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1690 ईस्वी में कोलकाता शहर की स्थापना हुई थी। अब देखिए इसका जो विकसित करने का इसका जो मुख्य श्रेय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था जिसका नाम था जॉब चार्नोक। उन्होंने ही इसको व्यापारिक दृष्टि से किया था। कब? 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक के द्वारा किया गया था 1690 ईस्वी में कोलकाता शहर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का निर्धारण करने के लिए गॉडविल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? देखिए पंचवर्षीय योजना से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि जो गॉडविल फॉर्मूला अपनाया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? देखिए गॉडविल फॉर्मूला में क्या है? तो गॉडविल फॉर्मूला के द्वारा ये पता चलता है कि जो राज्य की योजनाएं हैं, राज्य की जो योजनाओं के लिए केंद्रीय जो सहायता मिलती है, केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता राशि निर्धारित की जाती है वो गॉडविल फॉर्मूला के द्वारा पता चलता है। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको क्या किया गया था? गॉडविल फॉर्मूला को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के द्वारा केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन होता है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद एक में ये व्याख्या किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों का विभाजन का बंटवारा किया गया है कि केंद्र की कितनी शक्तियां होंगी और राज्य का कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्स की राजधानी कौन सी है? वेल्स जो कि एक कंट्री है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूडेड है, तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्स की राजधानी कहाँ है? कार्डिफ है। तो आप याद रखेंगे वेल्स की राजधानी कहाँ है? कार्डिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया? दिल्ली सल्तनत जो था वो किस शासक के आक्रमण के बाद, किसके आक्रमण के बाद वो पूरी तरह से समाप्त हो गया? तो इसका ऑप्शंस पूरा देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैमूर। तैमूर लंग के आक्रमण के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में जो चार मीनार बनवाया गया है वो किसने बनवाया था? किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया था। कब किया था? तो 1591 ईस्वी में किसने? कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बंगाल का जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना था। और कब बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को बनाया गया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वंदे मातरम पहली बार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो ये जो था कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कौन सा कलकत्ता अधिवेशन में? तो 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम जो कि जिसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास से लिया गया है, जिस उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। तो आनंद मठ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे जो कि बाद में महात्मा गांधी बने, तो ये किस आंदोलन के दौरान इनको महात्मा गांधी की उपाधि मिली और ये महात्मा गांधी बन गए मोहनदास करमचंद गांधी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी बन गए थे मोहनदास करमचंद गांधी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1917 को हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। तो इसके बाद महात्मा गांधी जो थे वो महात्मा गांधी बन गए थे मोहनदास करमचंद गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का क्या कारण है? क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति आपको समझना होगा कि मुद्रास्फीति कब अराइज होता है, यही पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चंस में। तो देखिए, धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट यदि दोनों एक साथ होता है तो इससे मुद्रास्फीति की उत्पत्ति पैदा हो जाती है। अब इसको समझते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। धन की आपूर्ति में वृद्धि मतलब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो और सामान की क्या हो, सामान बहुत कम उत्पादित हो रहा है, तो इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। रुपए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सामानों की संख्या जब कम हो जाती है तो इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समय जो पैसों का वैल्यू होता है वो बिल्कुल ही घट जाता है, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि उससे उत्पादन का उस टाइम में वैल्यू ज़्यादा हो जाता है पैसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? मनुष्य में जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंस्टेंटाइन, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या करता है? मुख्य रूप से बड़ी आंत किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का अवशोषण। मनुष्यों में बड़ी आंत जो होता है वो जल का अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन का पाचन के लिए उत्तरदायी बोले तो जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, छोटी आंत में ही संपन्न होता है। जो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है, जबकि जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक्स जीवों में शामिल है। ऑटोट्रॉफिक जो जीव होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर जीवाणु, वायरस, जीवाणु और कवक, हरे पौधे और कुछ जीवाणु, हरे पौधे और समस्त जीवाणु। पहले समझना होगा कि ऑटोट्रॉफिक्स क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना खुद अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, वैसे जीवों को ऑटोट्रॉफिक्स जीव कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे पौधे जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं और समस्त जीवाणु नहीं होकर के कुछ जीवाणु जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि बाकी कुछ जीवाणु जो होते हैं वो दूसरे पर भी डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो कि ऑटोट्रॉफिक्स जीवों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का क्या कारण होता है? पानी में अल्कोहल जो होता है आसानी से घुल जाता है, तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही क्या होता है? पानी में अल्कोहल आसानी से घुल जाता है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है उसमें हाइड्रोकार्बन की जो छोटी श्रृंखला होती है जिसके कारण वो आसानी से टूट जाता है। कौन टूट जाता है? तो अल्कोहल जो है बिल्कुल आसानी से इसका जो बॉन्डिंग होता है पानी में घुल जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण होता है? किस में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण होता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण पाया जाता है। और सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व की बात करें तो वो भी फ्लोरीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म किसके बीच की एक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किसके बीच की एक कड़ी है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप और पक्षी के बीच का एक ये जो जीवाश्म है वो क्या बताता है कि सरीसृप और पक्षी के बीच का एक कड़ी को दर्शाता है। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म जो है, जो कि एक अवशेष है, वो सरीसृप और पक्षी के बीच की एक कड़ी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एमआरआई जो कि स्कैन करता है वो होल बॉडी ऑर्गन्स को, जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उसको जो भी डायग्नोस्ट करने के लिए, रोगों की जांच करने के लिए जब ये स्कैन किया जाता है तो उसमें एमआरआई का यूज़ किया जाता है। तो एमआरआई का आपसे पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, जबकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो रोगों को देखने के लिए, रोगों की जांच करने के लिए जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं उसके लिए इससे क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है, होल बॉडी ऑर्गन्स को स्कैन किया जाता है एमआरआई के द्वारा। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए का कैपिटल है और वहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी क्या है? आपका हेडक्वार्टर है। तो ये वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी में आपका क्या है? हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। तो ये जो है किस नदी के तट पर है? तो ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब वैज्ञानिक प्रक्रिया में क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना। वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है किस पर आधारित है? परिकल्पना पर ही आधारित है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज़ों का खोज वो अपने परिकल्पना के आधार पर ही करते हैं। शुरुआत जो करते हैं वो अपनी परिकल्पना के आधार पर ही करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा वो परिकल्पना करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है पूर्ण रूप से किस पर निर्धारित है? तो वो परिकल्पना पर ही निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है? युग्मक जो बनते हैं वो किस प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं? तो ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्री विभाजन के कारण युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्रीय विभाजन। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।